और अब बात उस फिल्म की जिसने पंजाब से दिल्ली तक माहौल बना दिया है। रिलीज के लिए 4 साल का लंबा इंतजार और ओटीटी पर रिलीज के 2 दिन के अंदर बैन की खबर आ जाना। अब हर किसी की जुबान पर फिल्म सतलज का नाम है। हर कोई जानना चाहता है कि फिल्म ऐसा क्या है जो फिल्म पर बैन लगा दिया गया। अगर बैन नहीं लगता तो शायद फिल्म इतनी चर्चित नहीं होती। बैन लगने के कारण फिल्म ज्यादा चर्चा में आई और अब ज्यादा लोगों की दिलचस्पी इसमें जाग रही है और ज्यादा लोग इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं और देख भी पा रहे हैं चोरी छिपे से। फिल्म के मुख्य कैरेक्टर की जो है वो जसवंत सिंह खालड़ा साहब हैं। इनके बारे में लोग बात गूगल कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार दिलजीत दोसांझ ने किस खालड़ा साहब का रोल किया है। केपीएस गिल की भी दोबारा चर्चा शुरू हो गई है। बवाल बढ़ा तो सरकार ने फिल्म रिव्यू के लिए कमेटी बना दी, लेकिन अब सियासी पार्टियों के बाद सिंह संगठनों ने भी मोर्चा खोला और सतलुज की स्पेशल स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया, वो भी तब जबकि इस फिल्म को सेंसर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सतलुज फिल्म दिलजीत दोसांझ की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 2 दिनों के लिए उपलब्ध थी, शुक्रवार से लेकर इतवार तक। फिल्म देखने वाले जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब पावर गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका कैसा दुरुपयोग होता है, यही तो सतलुज फिल्म में दिखाया गया है। खालड़ा और उनके परिवार का बलिदान, पंजाब के मासूम लोगों का दर्द और पुलिस अत्याचार का असली चेहरा इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में पंजाब के उस दौर की सच्चाई दिखाई गई है जब आतंकवाद से पूरा पंजाब पीड़ित था। यही सच्चाई तो कश्मीर फाइल्स में थी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का हाल दिखा रही थी। केरला फाइल्स में थी, जो केरल के रहने वाले हिंदुओं का हाल दिखा रही थी। बंगाल फाइल्स में भी ऐसी ही सच्चाई दिखाने का दावा किया गया था। दावा तो यही था। तो जब इन फिल्मों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया गया तो सतलुज पर सीबीएफसी और सरकार को क्या तकलीफ है, यही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि जब सीबीएफसी ने फिल्म की रिलीज के लिए हरी झंडी नहीं दी, सेंसर का सर्टिफिकेट नहीं दिया, तब फिर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गई थी, तो आपको बता दूं, सरकार ओटीटी को रेगुलेट नहीं करती है। वहां पर बगैर सेंसर सर्टिफिकेट की चीजें रिलीज होती आई हैं। जो सिनेमाग्राफर एक्ट 1952 है, उसके तहत फिल्म को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। ये कॉग्निजेबल्स और नॉन बेलेबल अपराध है। थिएटर मालिकों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है अगर आप सेंसर सर्टिफिकेट्स के बगैर फिल्म को रिलीज करें। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रिलीज के लिए सीबीएफसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो आईटी रूल्स 2021 के तहत रेगुलेट होते हैं। इसीलिए सतलुज को ओटीटी से हटाने के लिए सरकार ने इंटरमीडिएटरी को कहा था और अब सतलुज और फैसला लेने के लिए सरकार ने 3 लोगों की एक रिव्यू कमेटी बना दी जो कि विमर्श कर रही है। सतलुज रिलीज होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने कट के साथ रिलीज होगी, ये तो रिव्यू कमेटी और सीबीएफसी के फैसले के बाद तय होगा। लेकिन इस मामले में अब सिख संगठनों ने मोर्चा खोला है। दिल्ली में सिख संगठनों ने सतलुज फिल्म की स्क्रीनिंग कराने का फैसला किया है। आज टैगोर गार्डन के गुरुद्वारा श्री कलगीधर सिंह सभा में स्क्रीनिंग रखी गई है, जानते हुए भी कि सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जबकि 10 जुलाई को झील खुरंजा इलाके में गुरुद्वारे में ही सतलुज फिल्म को स्क्रीनिंग करके दिखाया जाएगा। हालांकि सरकार की परमिशन के बिना, सेंसर के सर्टिफिकेट के बिना फिल्म स्क्रीनिंग कराने पर केस भी दर्ज हो सकता है। अगर किसी को इसमें कोई ऐतराज है तो वो कोर्ट जाता है और कोर्ट में जाने के बाद परमिशन लेता है, और ऐसे में स्क्रीनिंग करना देश की जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था के विपरीत है और इस पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। द पंजाब फाइल्स का पूरा मामला सतलुज को लेकर है। सतलुज फिल्म की रिलीज की मांग पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अब भड़क गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। सतलुज फिल्म में बेअंत सिंह की हत्या होते हुए दिखाई गई है, वो भी आतंकवाद का शिकार हुए थे, ये दावा किया गया है। और अब वो दिलजीत दोसांझ को नसीहत दे रहे हैं। जी हाँ, रवनीत बिट्टू दिलजीत दोसांझ जो कि एक वक्त में प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं, उनके भी फेवरेट रहे, उनको रवनीत बिट्टू नसीहत दे रहे हैं कि फिल्म में दोनों पक्षों को दिखाया जाना चाहिए था। साथ ही ये तर्क भी दे रहे हैं कि बेअंत सिंह की हत्या के बाद खालड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, यानी खालड़ा के गायब होने में उस वक्त की बेअंत सिंह की सरकार का या बेअंत सिंह का कोई हाथ नहीं था। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, वो ऑर्डर देंदे या कौन है। बिल्कुल ठीक बात है। बेअंत सिंह की हत्या पहले हो जाती है, खालड़ा साहब का किडनैप बाद में होता है, बाद में उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है, लाश मिलती है, लाश भी नहीं मिलती अब तक, इनफैक्ट उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि खालड़ा साहब को क्यों उस वक्त पुलिस ने उठाया, क्यों उन पर टॉर्चर किया, क्योंकि खालड़ा साहब करीब 1 दशक से
84 से 95 के बीच में लगातार मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों के लिए जो पंजाब में गायब होते गए थे। अब लोगों की दिलचस्पी इस बात पे बढ़ गई कि आखिरकार फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जो इस फिल्म को पंजाब की असली कहानी बताया जा रहा है, दी पंजाब फाइल्स की तर्ज पर। पंजाब पुलिस को इसमें विलेन क्यों दिखाया गया है? दरअसल सतलुज फिल्म को समझना है तो उसके मुख्य किरदार जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पूरी फिल्म जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में खालड़ा साहब का मुख्य किरदार निभाया है। जसवंत सिंह खालड़ा की स्टोरी पंजाब में 1984 से 1995 के दौर को दिखाती है। 84 से 95 के दौरान पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के कारण हिंसक उग्रवाद चरम पर था। इस दौर में बड़े पैमाने पर हत्याओं और आतंक के चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसे दौर में केपीएस गिल ने पंजाब के पुलिस के सर्वे सर्वा की रोल निभाया, कमान संभाली। उन्होंने 1988 से 1988 और फिर 91 से 95 के बीच पंजाब की स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने पंजाब पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया और उग्रवादियों के कमांड नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया। उग्रवाद को कुचलने के उनके सख्त तरीकों के चलते उन्हें बहुत से हलकों से विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुलिस बल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और गैर न्यायिक हत्याओं के गंभीर आरोप लगे। हालांकि 1995 तक पंजाब से उग्रवाद का लगभग पूरी तरीके से सफाया हो गया था। रामनारायण कुमार, जसवंत सिंह खालड़ा, इन लोगों ने जो 3 शमशान घाट थे, ग्रेवयार्ड थे, 3 यहाँ का अमृतसर का, तरन तारण का, पट्टी का, उनको उन तीनों को ग्रेवयार्ड या वहाँ ही ज़्यादा लावारिस लाशें का डिस्पोज ऑफ की थी। फिर उन्होंने सारे पंजाब में ये अंदाज़ा लगा लिया भी पंजाब में 25,000 लावारिस लाशें करके नौजवानों को वहाँ मार के थे, वहाँ उनके फॉल्स इनकाउंटर करके यहाँ उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो लोग पंजाब में उस दौर में रहे, 84 से 95 वाले दौर में, वो बताते हैं कि किस तरीके से पंजाब में अत्याचार हो रहे थे। इनफैक्ट एक वरिष्ठ फौजी हैं कर्नल दानवीर सिंह चौहान, उन्होंने भी कहा कि आप बीती सुनाई कि उन तक को किडनैप कर लिया गया था जबकि वो फौजी परिवार से आते थे। उनके पिता ने इंटरवीन किया, उन्होंने पूरा किस्सा आज सोशल मीडिया पर लिखा है और साफ साफ कहा कि उनके पिता की वजह से उनकी जान बच सकी, वरना वो भी पुलिस एट्रोसिटीज के शिकार हो सकते थे। खैर, आगे बढ़ते बात करते हैं अब की आज की अगली कहानी की। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बारूदी शोले भड़क गए हैं। 21 दिन पहले सीज फायर पर जो कागजी समझौता हुआ था वो अब बम और मिसाइलों के धुएं में उड़ चुका है। दुनिया इस वक्त एक साथ 2 सबसे खौफनाक और ऐतिहासिक तस्वीरें देख रही है। एक तस्वीर ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे की है। लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी तस्वीर जो आई है वो ईरान और खाड़ी देशों से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट मिसाइल वॉर शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ MOU यानी समझौता अब डस्टबिन में है।